नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम मध्यपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं और इसकी जो समय अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के मध्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यपाषाण काल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसको मेसोलिथिक एज भी कहते हैं और इसके अन्य नाम भी हैं। उसमें एक अन्य नाम क्या है? संक्रमण काल। संक्रमण काल क्यों कहते हैं? चूंकि ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में क्या है, एक संक्रमण काल के रूप में उभर कर आता है। इसमें देखेंगे मध्यपाषाण काल में कि इसकी जो पुरापाषाण काल की कुछ विशेषता इसमें दिखाई देती हैं और साथ ही साथ नवपाषाण काल की भी पृष्ठभूमि यहीं पर बनती है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम है आद्य नवपाषाण काल, यानी कि प्रोटो न्योलिथिक एज। इसको प्रोटो न्योलिथिक एज भी कहते हैं। तो देखेंगे कि नवपाषाण काल की शुरुआत कैसे होती है, कैसे पता लगता है कि ये नवपाषाण काल है। तो देखेंगे भारत में सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल के उपकरण की खोज C.L. कार्लाइल नामक एक व्यक्ति हैं। उन्होंने 1867 में विंध्य क्षेत्र से एक लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किया और यहीं से पता चलता है कि मध्यपाषाण काल जो है दिखाई देता है हमें। यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण प्राप्त करते हैं। ये देखेंगे इस कालखंड की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और जो इसको पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल से अलग करती हैं। तो देखेंगे पहली विशेषता है माइक्रोलिथिक उपकरण की प्रधानता। माइक्रोलिथिक उपकरण होते क्या हैं? छोटे उपकरण होते हैं, फलक से बनाए जाते हैं और छोटे उपकरण होते हैं। इनका साइज कितना होता है? 1 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक होता है। तो 8 सेंटीमीटर यानी कि 1 से 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखेंगे कच्चे माल के रूप में किसका यूज हो रहा है। आपने देखा जी पुरापाषाण काल में जो उसके 3 उपचरण हैं, तीनों उपचरण में अलग अलग कच्चे माल का उपयोग हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ कैल्सेडनी नामक जो कच्चा माल है, जो पत्थर है, उसका यहाँ पर उपयोग होगा, उसकी प्रधानता बनी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जो पहले से जिन पत्थरों का उपयोग करते थे उनका भी उपयोग यहाँ पर बना रहेगा, जिसमें है चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर और कार्नेलियन। ये जो पत्थर की किस्में हैं, समझ रहे हैं। फिर देखेंगे इस कालखंड के महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण उपकरण हैं त्रिकोण है, समलंब है, अर्धचंद्राकार है और वेधनी है। देखेंगे इस कालखंड के जो उपकरण हैं वो फ्लूटिंग तकनीक से बनाए गए हैं। किस तकनीक से? फ्लूटिंग तकनीक से। आप देखेंगे त्रिकोण और जो समलंब है बहुत छोटे जो उपकरण हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है? जैसे माना कि तीर है, तो तीर का जो अग्रभाग होता है उसमें लगाए जाते थे त्रिकोण पत्थर के। और अगर आप देखेंगे भाला है, तो भाले की जो नोकें होती हैं वो इसी तरीके की बनाई जाती थी, ताकि उन जो उपकरण हैं उनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा रहे और वो अच्छे से शिकार जो है कर पाए, जानवरों का शिकार अच्छे से कर पाए। फिर देखेंगे इस कालखंड की एक बहुत ही अलग विशेषता है, वो है इसमें पशुपालन की शुरुआत। देखेंगे कि पुरापाषाण काल में क्या कर रहा है आदि मानव? जानवरों का शिकार कर रहा है। लेकिन इस कालखंड में आकर आदि मानव या जो कह दे मानव पशुपालन से परिचित हो जाता है, यानी कि जो जंगली पशु हैं उनको पालतू पशु बनाने का प्रयास करता है, उनको पालना शुरू कर देता है। तो ऐसे साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ एक जगह है, जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिलता है साक्ष्य। फिर है बागौर, राजस्थान से इसका साक्ष्य मिलता है पशुपालन का। उसके बाद देखेंगे लोटेश्वर एक जगह है गुजरात में, यहाँ से भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। एक क्वेश्चन जो है नेट में आया हुआ है, उसमें दिया था कि निम्नलिखित में से किन किन जगहों पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मध्यपाषाण काल में। तो उसमें 3 दिए थे, आदमगढ़, बागौर और लोटेश्वर। जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर किताबों में क्या मिलेगा? आदमगढ़ मिलेगा या बागौर मिलेगा, है ना। ये 2 तो मिलते हैं, लोटेश्वर नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, लोटेश्वर में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा देखेंगे इस कालखंड की एक अन्य विशेषता है प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, है ना। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तीर कमान का विकास होता है, यानी कि तीर कमान यहाँ पर दिखाई देने लगती है। मानव तीर कमान के माध्यम से जो छोटे छोटे जो पशु हैं या फिर जो कहेंगे पक्षी हैं उनका शिकार करने लगता है। तो यहाँ पर एक अलग तरीके की जो है तकनीकी यहाँ पर देखने को मिलती है।
तीर कमान के माध्यम से पहले देखेंगे कि पक्षियों को उतना नहीं मार पाता था, लेकिन तीर कमान के माध्यम से पक्षियों का भी शिकार करने लगा। इसके अलावा देखेंगे इस कालखंड में मछलियों का भी शिकार होना शुरू हो जाता है। इस कालखंड की और एक विशेषता है मध्यपाषाण काल की, कि इस कालखंड में आप देखेंगे कि मानव के अस्थि पंजर है ना, मानव का जो कंकाल है वो मिलना शुरू होता है। और मिलता कहाँ से? सराय नहर राय से, और फिर मिलता है दमदमा से, जो मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। इस कालखंड की एक अन्य विशेषता है कि मानव का सावधान, जो अंत्येष्टि संस्कार की जो विधि है उससे मानव जो है परिचित हो जाता है। ध्यान रखना, एक अलग विशेषता है, मानव के संविधान जो है उसकी विधि की शुरुआत हो जाती है। फिर देखेंगे इस कालखंड में मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपस में जो लड़ने का जो साक्ष्य है, युद्ध है ना, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे कि समाज में तनाव की स्थिति भी कुछ बन रही थी। ठीक है, और ऐसा उदाहरण मिलता है या ऐसा साक्ष्य मिलता है कहाँ से? सराय नहर राय से, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है सराय नहर राय। ठीक है, अगला देखेंगे इस कालखंड में एक और अन्य चीज मिलती है, जो अन्य तकनीकी आप देखेंगे वो है लकड़ी की ढोंगी, जिसको बोलते हैं कैनियोस, है ना। इसका निर्माण होता है सर्वप्रथम इसी कालखंड में। तो आप ये समझ गए होंगे इसकी जो प्रमुख विशेषता, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछता है, इसको ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे कि इसकी कुछ जो प्रमुख साइट्स हैं, कुछ प्रमुख स्थल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ स्थल हैं। देखेंगे पहला है चौपानी माडो। चौपानी माडो जो है बेलन घाटी में है, इलाहाबाद के पास में। यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य मिलता है। हालांकि कृषि पूरी तरीके से स्थापित होती है नवपाषाण काल में, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो बेलन घाटी में एक स्थल है चौपानी माडो, वहाँ से बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन कृषि अगर देखेंगे, कृषि कार्य सर्वप्रथम अगर शुरू होता है पूरी तरीके से, वो नवपाषाण काल में होता है। इसके बाद देखेंगे चौपानी माडो में और क्या मिला है कि हस्त निर्मित मृद भांड। हस्त निर्मित मृद भांड का मतलब है अनगढ़ मृद भांड, जो हाथ से बनाए जा रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो मृद भांड जो संस्कृति है वो नवपाषाण काल में दिखाई देती है पूरी तरीके से, जब कुम्हार के चौक का विकास होता है, और उसके बाद क्या है, बर्तन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुम्हार के चौक के माध्यम से बर्तन बनना शुरू नहीं हो रहे हैं, मिट्टी के बर्तन किससे हो रहे हैं? हाथ से बनाए जा रहे हैं, है ना। और मृद भांड आप समझते हैं ना, मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, तो उसको बोलते हैं मृद भांड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप कि जब कृषि का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, तो जो कृषि की जो उपज है, जो अनाज है, उसको रखने के लिए क्या है, अन्नागार का भी यहाँ पर साक्ष्य मिलने लगता है। ठीक है, तो ये चौपानी माडो की विशेषता है। अब आप देखेंगे सराय नहर राय, ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, और यहाँ से जो है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानव समाधान की जानकारी मिलती है, तो देखेंगे यहाँ पर 14 मानव समाधान की जानकारी मिलती है। यहाँ पर 14 मानव समाधान मिले हैं। फिर 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं, इससे पता लगता है कि सामूहिक रूप से जो है भोजन बनता था। फिर है स्तंभ गर्त झोपड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक साथ एक कब्र में 4 मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है इसको विशेष रूप से। और मानवीय आक्रमण के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं सराय नहर राय से। फिर अगला चलते हैं महदहा। महदहा जो है, इसमें देखेंगे महदा के 3 क्षेत्र बताए हैं। किसने? GR शर्मा नामक एक विद्वान है, उन्होंने इसके 3 क्षेत्र बताए हैं। पहला है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा है कब्रस्तान क्षेत्र। तो इसमें देखेंगे यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं, और साथ ही साथ हड्डी और सींग से निर्मित जो है आभूषण भी मिले हैं। तो यह ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हड्डी निर्मित जो आभूषण है किस मध्यपाषाण काल के स्थल से मिले हैं, तो वो कौन सा है स्थल? महदहा है, ध्यान रखना है। इसके बाद है बूचड़खाने का साक्ष्य, है ना। बूचड़खाने को जैसे कि आप जानते हैं शेल्टर हाउस भी बोलते हैं, तो यहाँ से साक्ष्य मिलता है। और एक क्वेश्चन UPLT 2018 में आया हुआ था, इसमें पूछा गया था कि बूचड़खाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। इसके बाद देखेंगे 35 गर्त चूल्हे मिले हैं यहाँ पर, और स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है यहाँ पर। कहाँ से? महदहा से। इसके बाद देखेंगे दमदमा। दमदमा ये भी मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ से 41 मानव समाधान का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा देखेंगे
एक कब्र से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला, यानी कि एक कब्र में क्या है 3 लोगों को दफनाया गया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है दमदमा वाला, एक कब्र से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य। उसके बाद देखेंगे हाथी दांत का लटकन यहाँ से प्राप्त होता है ना। उसके बाद देखेंगे कि लेखैया एक जगह है मिर्जापुर में, तो यहाँ से 17 मानव कंकाल का साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लेखिया शिलाश्रय प्रथम, जो लेखिया जो जगह है उसको बोला गया है शिलाश्रय प्रथम से 17 मानव कंकाल मिले हैं। ये यूपी जीआईसी 2018 में आया हुआ है। अब अगला देखेंगे राजस्थान। राजस्थान यहाँ से जैसा कि आप जान रहे हैं कि बागौर नामक एक स्थल मिलता है, बागौर, ठीक है। और ये जो बागौर स्थल है यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। इसमें देखेंगे भारत का सबसे विस्तृत मध्य पाषाणकालीन स्थल है बागौर। देखेंगे यहाँ से क्या क्या है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है, ये हमें मालूम ही है। फिर है वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे इस स्थल से भी बूचड़ खाने का साक्ष्य हमें मिलता है, ठीक है। बागौर एक ऐसा स्थल है कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल के तो साक्ष्य मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लौह युग के भी साक्ष्य यहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक देखेंगे जगह और है तिलवाड़ा, ये भी राजस्थान की जगह है, और यहाँ से आवासीय बस्ती का साक्ष्य मिला है। फिर मध्य प्रदेश में देखते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, और ये आदमगढ़ है होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश के, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे चित्रकारी के रूप में गेंडे के शिकार का दृश्य भी यहाँ से मिलता है, ध्यान रखना है। फिर है भीमबेटका। भीमबेटका जैसा कि मैंने बताया कि भाई पुरापाषाण काल में का भी प्रतिनिधित्व करता है चित्रकारी में, और उसके बाद मध्य पाषाण काल में भी यहाँ पर चित्रकारी कुछ अलग तरीके की दिखाई देती है। तो यहाँ देखेंगे बरहा और गणेश, इनके प्राचीनतम चित्रांकन जो है भीमबेटका से मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर एक गुजरात में देखते हैं, गुजरात में कौन से स्थल हैं। गुजरात में है लोटेश्वर। लोटेश्वर से भी क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, इसके विषय में जानकारी दे दी आपको। फिर है लंगनाज। यहाँ से क्वेश्चन आया है लंगनाज से कि यहाँ पर क्या है 14 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लंगनाज का, और ये ऐसा ही पूछ लेता है कि जो लंगनाज जो स्थल है वो किस पाषाण युग का है, या किस पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है, या नव पाषाण काल का है, या फिर पुरा पाषाण काल का है। तो इसको ध्यान रखना है विशेष रूप से, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर गेंडे की हड्डी से बनाए गए उपकरण मिले हैं लंगनाज से, ठीक है। फिर अगला चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ स्थल हैं जहाँ से मध्य पाषाणकालीन जो है साक्ष्य मिले हैं। जैसे देखेंगे चेन्नई के निकट है टेरी, टेरी समूह भी कहते हैं इसको, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। फिर है रूसीकोंडा और है चंद्रम पालेम। तो ये जो 3 स्थल हैं यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मछुआरा समुदायों के शिविर के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। मछुआरा समुदाय के शिविर के साक्ष्य यहाँ से मिलना शुरू होते हैं, यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जगह है जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो है नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा, है ना। ये 3 स्थल हैं। फिर कर्नाटक में देखेंगे जलहल्ली है, संगनकल्लू है और वेलगांव, ये 3 स्थल हैं कर्नाटक के। उसके बाद आप देखेंगे बीरभानपुर। बीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में, बीरभानपुर एक स्थल है, यहाँ से क्या है संयुक्त आवासीय या आवास का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो मैं समझ रहा हूँ आप जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। जो जो साक्ष्य जहाँ से मिले हैं इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस कालखंड की जो विशेषताएं हैं वो अन्य कालखंड की अपेक्षा अलग हैं। यहाँ पर विशेषताएं तो इसको अलग करती हैं, तो जो चीज़ें इसको अलग करती हैं दूसरे पाषाण युग से, तो उन विशेषताओं पर भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे तकनीकी जो बदलाव हुआ है उस पर ध्यान रखना है ना। कौन से कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग हुआ है उसका ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जैसे समाधान का मैंने बताया तरीका, ये वाले भी जो चीज़ें आपको याद रखनी हैं।
जैसा कि आप जान रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के विषय में जो अगर जिस तरीके से अगर हमने पढ़ा है, अगर इस तरीके से अगर हम इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना के अगर हम रख लें और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूँ आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ आपकी इतिहास के प्रति समझ भी विकसित होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं नवपाषाण काल के विषय में जो है बताऊँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल का नाम है एम विद देवेन सर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।